हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल राघवेंद्र राय क्लासेस पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैपिंग, और मैपिंग में आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। साथ साथ सिंधु नदी कहां से निकलती है, क्यों निकलती है और कैसे कैसे इसमें कुछ नदियां आकर मिल जाती हैं और ये नदी कैसे कैसे एक विशाल नदी तंत्र का निर्माण करती है, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा रहेगी। उससे संबंधित जितनी भी विशेषताएं, जितनी भी मुख्य तथ्य जितने भी हैं, वो आपके पेपर में जो भी आते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आप अगर इस वीडियो पर सिंधु नदी के लिए आए हैं तो आप इस वीडियो पर रह सकते हैं, अन्यथा ज्योग्राफी की अन्य जो आपके टॉपिक हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, भारत में सिंधु नदी तंत्र है वो मैदानी भागों का निर्माण नहीं करता है। सिंधु नदी मैदानी भागों का निर्माण नहीं करती है, वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहती है और फिर बाद में कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। देखते हैं कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, देखते हैं। देखो, ये भारत है, यहां पर आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, और भारत में अगर आप देखें, यहीं पर आप अगर देखेंगे, यहां पर अगर भारत में आप देखें तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं मैपिंग कर ही रहा हूं आपको बताने के लिए, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका लद्दाख क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख क्षेत्र है, याद रखेंगे, ये ऊपर वाला। और यहां देखेंगे तो यहां पर आपका जम्मू कश्मीर है, और यहां पर देखेंगे तो ये आपका हिमाचल है। कौन सा है? हिमाचल। ये आपका कौन सा है? हिमाचल क्षेत्र है। और ये आपका कौन सा क्षेत्र है? ये आपका पंजाब क्षेत्र है। सिंधु नदी को सीखने के लिए, उसके तंत्र को अच्छी तरह से आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए लद्दाख क्षेत्र की, आपको समझ होनी चाहिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र की, और आपको समझ होनी चाहिए हिमाचल क्षेत्र की, और साथ साथ पंजाब की भी क्षेत्र की आपको समझ होनी चाहिए कि मैप में ये चीजें कहां कहां बनती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि ये लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये यहां पर आपका क्या है, हिमाचल है, और यहां पर आपका क्या है, पंजाब है। आगे चलते हैं। देखो, जो आपकी सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी आपकी कहां से निकलती है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर चीन के अंदर, जिसको आप तिब्बत बोलते हो, यहां पर आपका एक क्षेत्र पड़ता है, इसी क्षेत्र को आप कहते हो कैलाश श्रेणियां। कौन सी श्रेणी? कैलाश श्रेणी यहां पर है, कैलाश पर्वत श्रेणियां हैं आपकी तिब्बत में, और यहीं तिब्बत से एक नदी निकलती है, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी निकलती है कैलाश श्रेणी से। और कैलाश श्रेणी के बिल्कुल यहां पास में आप अगर आओगे, यहां पर आपको मिलेगा कि यहां पर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है, इस ग्लेशियर का नाम है, जो कैलाश श्रेणी के पास है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग, या इसी ग्लेशियर को एक दूसरे नाम से जानते हैं, बोखरचू। या तो आपसे पूछेगा कि तिब्बत में चेमा युंगडुंग कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, तुरंत आंसर होगा आपका सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहां से निकलती है अगर आपसे यह भी पूछे तो आंसर होगा तिब्बत की कैलाश श्रेणी के नजदीक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी नदी? इंडस नदी। और जैसे ही ये नदी यहां से निकलती है, ये नदी आपकी चली जाती है भारत में लद्दाख में, और लद्दाख में ये नदी आपकी बहती है, और लद्दाख से निकलकर ये नदी आपकी चली जाती है पाकिस्तान। मैं आपको बता क्या रहा हूं, उस पर थोड़ा सा गौर देना कि आपकी सिंधु नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, और लद्दाख के बाद ये नदी आपकी कहां चली जाती है? ये नदी आपकी चली जाती है प्यारे पाकिस्तान में। कहां चली जाती है? प्यारे पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाकर ये नदी अरब सागर में मिल जाती है कराची के पास। यहां पर कराची शहर है, आप याद रखें, कराची शहर के पास जाकर सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है, जो कि निकलती कहां से है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहां पर अगर भारत में देखेंगे, लद्दाख क्षेत्र में अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर एक श्रेणी पड़ती है आपकी, उस श्रेणी को आप कहते हो काराकोरम श्रेणी। क्या कहते हो? यहां पर एक श्रेणी है जिसको आप क्या कहते हो? काराकोरम। पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणियां। और सिंधु नदी के इस तरफ देखोगे तो यहां पर आपकी एक श्रेणी पड़ती है, यहां पर, सॉरी, ऊपर छापना पड़ेगा, सिंधु नदी के उस तट पर यहां पर एक और श्रेणी पड़ती है, जिस श्रेणी का नाम है लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के
बाद आपकी सिंधु नदी की घाटी है। यहां पर पहले काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के बाद आपकी लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के बाद आपकी कौन सी नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के इस तरफ देखोगे यहां पर, तो यहां पर भी पर्वत श्रेणियां हैं, जिस पर्वत श्रेणी को आप जास्कर कहते हो। क्या कहते हो, जास्कर। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तुरंत आंसर आएगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी है। याद रखेंगे, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहने वाली नदी है। और यहां पर आप पाएंगे, यहां पर इस नदी के इस तट पर आप पाएंगे कि यहां पर लद्दाख का एक प्रसिद्ध शहर है, जिस शहर का नाम है ले। तो ले शहर किस नदी के किनारे है, तुरंत आंसर आएगा ले शहर आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, क्योंकि सिंधु नदी आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ चीजों को मैं साफ कर रहा हूं यहां पर, जैसे कि लद्दाख आपने लिख लिया होगा, ले आपने लिख लिया होगा, और जास्कर श्रेणियां आपने क्या है, लिख ली होंगी। उसके बाद ध्यान से सुनना कि आपकी जो सिंधु नदी है वो निकलती कहां से है, वो निकलती आपकी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। और यहां पर भारत में जब ये प्रवेश करती है, इस जगह को बोलते दमचौक। क्या आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में सिंधु नदी कौन सी जगह से प्रवेश करती है, तब आंसर आएगा दमचौक से। कौन से दमचौक से आपकी सिंधु नदी निकलती है, जो कि भारत में प्रवेश कर रही है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे यहां पर पाकिस्तान जाने वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं चिल्लाम। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, चिल्लाम पॉइंट कहते हैं। तो आपकी लाइन बननी चाहिए कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर सिंधु नदी दमचौक नामक जगह से भारत में मिलती है, आती है, और उसके बाद वो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती हुई चिल्लाम नामक जगह से आपकी पाकिस्तान चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना। यहीं पर अगर आप देखेंगे चिल्लाम नामक जगह पर, यहीं पर आप एक गार्ज पाएंगे, जिस गार्ज का नाम है बुर्जी गार्ज। यहां पर एक गार्ज है, एक घाटी है, जिस घाटी का नाम होता है आपका बुर्जी गार्ज। जो बुर्जी गार्ज के आसपास जो सिंधु नदी है, वो एक जगह पर, चिल्लाम नामक जगह पर बुर्जिल गाज का निर्माण करती है, और बाद में चली जाती है कहां पर, आपके पाकिस्तान चली जाती है। इन बातों को आप ध्यान रखें। चिल्लाम लिख लिया होगा, बुर्जी गाज आपने लिख लिया होगा, मैंने उसको रफ करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी समझ आपको बतानी है। उसके बाद देखते हैं आगे। यहां ये आपका जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में एक झील है, झील का नाम है शेषनाग झील। क्या नाम है, शेषनाग झील है। और शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है झेलम, और पाकिस्तान बॉर्डर पर बहते ही है वो नदी। शेषनाग झील से लिख लो बेशक, जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है झेलम। और झेलम की एक सहायक नदी और है, जिस नदी का नाम है किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा नदी। ये याद रखना इन बातों को, सारी बातों को। तो किशन गंगा नदी हो गया, एक शेषनाग झील से निकलने वाली कौन सी नदी होगी, आपकी झेलम नदी होगी। और जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है झेलम नदी। और आगे देखते हैं और चीजें सीखते हैं। उसके बाद यहां अगर देखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं से, एक नाम है, धारा का नाम है चंद्रभागा, एक धारा हो गई चंदर, एक हो गई भागा। दो धाराओं से एक नदी का निर्माण होता है हिमाचल प्रदेश में। यहां लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बाराला चाला। बाराला चाला से दो धाराएं निकलती हैं, एक का नाम है भागा और एक का नाम है चंद्रा। और ये भागा और चंद्रा दोनों की दोनों एक नदी का निर्माण करती हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, जिस नदी का नाम है चिनाव। तो चिनाव कौन सी दो धाराओं से मिलकर बनती है, चंदर और भागा। चिनाव नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। चिनाव नदी कौन से पास से निकलती है, बारालाचाला पास से निकलती है। आगे जाकर ये नदी आपकी चली जाती है चिनाव नदी आपकी चली जाती है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में इसी नदी में आपकी झेलम नदी, देखो मैंने आपको बताया था, चिनाव नदी के बारे में मैंने बता दिया। झेलम नदी शेषनाग से निकलती है और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है, और जाकर कौन सी नदी से मिल जाती है, इसी चंदर और भागा से बनी हुई चिनाव नदी से जाकर मिल जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि चिनाव नदी आगे चलकर सिंधु नदी से मिलती है। ये आपकी चिनाव है, ये आपकी क्या है, सिंधु है। तो बताओ झेलम नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तुरंत आंसर आ जाएगा, झेलम नदी चिनाव की एक सहायक नदी है। और चिनाव नदी
चंदर और भागा धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि बारालाचाला दर्रे से निकलती है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में बहती हुई जम्मू कश्मीर में जाकर आपकी आगे चलकर पाकिस्तान जाकर आपकी सिंधु नदी से मिल जाएगी। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि सिंधु नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर तुरंत आना चाहिए आपकी चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस बात को आप याद रखेंगे, हाँ इस बात को आप ध्यान रखें, याद रखें। उसके बाद एक बात और रखें कि यहां पर आपके हिमाचल प्रदेश से ही एक नदी निकलती है रोहतांग पास से। हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग पास है और रोहतांग पास से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है रावी। और रावी नदी पंजाब जाती है और पंजाब के बाद ये रावी नदी जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। तो रावी नदी लिख लो। अगली देखो, रावी नदी कहां से निकलती है, रावी नदी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसके बाद पंजाब में बहती है और पंजाब के बाद पाकिस्तान जाकर यह नदी आपकी चिनाब नदी से मिल जाती है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यहां देखेंगे आप कि आपके बारालाचाला दिख लिया होगा आपने, ये मैं एक बार रफ कर रहा हूं। यहां से ही तिब्बत से एक नदी और निकलती है जो भारत में कहलाती है सतलज। और तिब्बत में सतलज नदी एक जगह से निकलती है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। तो सतलज नदी तिब्बत की राक्षस ताल झील से निकलती है और भारत की तरफ आती है और भारत में हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी आपकी पंजाब जाती है और पंजाब के बाद ये नदी आपकी पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान जाकर ये नदी भी चिनाब से मिल जाती है। तो अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे सतलुज नदी तिब्बत के राक्षसताल झील से निकलकर भारत में हिमाचल प्रदेश के सिपकला दर्रे से, यहां पर एक हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास है, सतलुज नदी राक्षसताल से निकलकर भारत के सिपकला दर्रा होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के बाद ये पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान के बाद ये पंजाब आती है और पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में जाकर सतलुज नदी की सहायक नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। तो देखो, झेलम भी किससे मिल रही थी, चिनाब से, रावी भी किससे मिल रही है, चिनाब से, और सतलज भी किससे मिल रही है, चिनाब नदी से ही मिल रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं चिनाब नदी सतलुज का पानी लेकर सिंधु नदी में जाती है, रावी का पानी लेकर सिंधु नदी में जाती है और झेलम और किशन गंगा इन सारी नदियों का पानी लेकर पाकिस्तान में रावी नदी और इन सब का पानी लेकर ये जो आपकी चिनाब नदी है ये सिंधु से जाकर मिल जाती है। हो जाएगा क्लियर। उसके बाद देखो, रोहतांग पास से ही एक अन्य नदी निकलती है यहां से और वो पंजाब में एंटर करती है और पंजाब में कपूरथला नामक जगह पर वो नदी सतलुज नदी से मिलती है। रोहतांग पास से निकलने वाली इस नदी का नाम है व्यास। अगला पॉइंट लिखें, व्यास नदी रोहतांग पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और पंजाब में कपूरथला नामक जगह पर जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। याद रखें, तो व्यास नदी सतलुज नदी में जाकर मिलेगी और ये जगह आपकी पड़ेगी कपूरथला। तो कपूरथला नामक जगह पर व्यास नदी सतलुज नदी में जाकर मिलती है और फिर सतलुज नदी इसका पानी लेकर चली जाती है आगे चिनाब में और चिनाब जाकर गिर जाती है, कहां पर, इंडस में गिर जाती है। तो व्यास नदी, याद रखें, ये आपकी जितनी भी सारी नदियां हैं इनमें से एकमात्र ऐसी नदी है व्यास नदी जो कि आपकी पाकिस्तान नहीं जाती है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी इनमें से ऐसी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है, तो व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती, क्योंकि व्यास नदी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है जो आपकी रोहतांग पास से निकलकर हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में बहते हुए कपूरथला नामक जगह पर सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आपकी व्यास हो गई, आपकी सतलुज होगी और ये सारी नदियां आपने देख ली। उसके बाद क्या है, आप उसके बाद एक चीज ये आती है कि यहां पर
पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां आकर मिल रही हैं चिनाब में, जैसे कि एक तो रावी हो गई यहाँ, और यहाँ पर आपकी क्या सतलुज हो गई, और सतलुज के बाद यहाँ पर आपकी झेलम नदी होगी। ये सारी नदी जब चिनाब नदी मिलती है और चिनाब नदी में सारी 5 की 5 नदियां मिलती हैं, तो इन्हीं चीज को हम पंच नद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच नद कहते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा पंच नद क्या है, तो चिनाब में मिलने वाली नदियों का पानी जब सिंधु नदी में जाकर मिलता है, उन्हीं नदियों के समूह को आप पंच नद के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद और नदियां पढ़ लेते हैं। यहां देखेंगे भारत में काराकोरम के समीप, यहां देखेंगे तो यहां पर एक ग्लेशियर है भारत में, जिस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कि आपकी काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती हुई जाकर मिल जाती है आपकी इंडस से। तो याद रखो, सियोक नदी जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर यह नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच से बहती हुई आपकी इंडस यानी कि सिंधु नदी से मिल जाती है। कुल मिलाकर सियोक नदी लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। याद रखना। उसके बाद एक नदी और आपको पढ़नी पड़ेगी लद्दाख क्षेत्र में, यहीं पर जो सियोक की सहायक है, जिसका नाम है गलवान। गलवान नदी, गलवान नदी सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से ही निकलती है और सियोक में जाकर मिलती है। याद रखें, ध्यान रखें। उसके बाद यहां देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे पीओके के अंदर एक नदी और है। पीओके के अंदर एक नदी है जो सिंधु नदी में मिलती है, जिस नदी का नाम है गिलगिट। इस अक्षेत्र को गिलगिट कहते हैं। गिलगित नदी जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, जो कि पीओके के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सिंधु नदी में मिलती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। उसके बाद देखो, यहां पर आए, यहां पर एक अफगानिस्तान से एक नदी आती है जो पाकिस्तान में आकर आपकी सिंधु नदी से मिलती है, जिस नदी का नाम है आपका काबुल। तो काबुल नदी हो गई। यहां पर एक अफगानिस्तान से एक नदी और आती है जिसका नाम है खुर्रम, खुर्रम नदी। एक नदी और आपकी अफगानिस्तान से आती है जिस नदी का नाम है आपका गोमल। तो याद रखना, आपकी काबुल, कुर्रम, गोमल लिख लो। काबुल, कुर्रम, गोमल, तीनों की तीनों नदियां पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती हैं। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी बाएं तट की नदी है और कौन सी दाएं तट की नदी है। देखो, सिंधु नदी ऐसे जाती है, ऐसे, तो ऐसे जा रही है, तो ये ऊपर वाला जो तट होगा ये इसका राइट हैंड साइड पड़ेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। हाँ है ना? तो जैसे कि आपकी सियोक नदी राइट हैंड साइड मिल रही है, गिलगित नदी राइट हैंड साइड, काबुल, कुर्रम, कोमल, ये सारी नदियां कहाँ मिलती हैं? राइट हैंड साइड मिलती हैं। जबकि ये भारत वाली नदियां हैं, रावी, व्यास और ये सतलुज, वतलुज और आपकी झेलम, ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। इन बातों को ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि राइट हैंड साइड मिलती है और कौन सी नदी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड मिलती है आपकी सिंधु नदी से। इस बात को आप बखूबी याद रखें कि कौन सी नदी कहां, क्यों, क्या, किस लिए मिलती है। तो ये सारी नदी तंत्र आपने आज सीखा। सिंधु नदी तंत्र के बारे में तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में आपने सीखा। आप कमेंट बॉक्स में एक चीज बता सकते हैं, कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थान सिंधु नदी की सहायक नदी है, कौन सी इनमें से, और जिसका उद्गम स्थान कश्मीर में है। याद रखें, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी भावनाएं भेज दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में गंगा नदी तंत्र को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।